इन तीनों के पर कतर दिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के समय का एक भी छत्र और राजनाथ सिंह के जरिए ही वसुंधरा राजे सिंधिया की एक तरह से राजनीतिक हत्या कराई। इतना अच्छा परफॉर्मेंस के बाद वो ये मान करके चल रहे थे कि उन्हें कुर्सी जरूर मिले। उन्होंने एक एक करके सारे लोगों को किनारे कर दिया। क्या राजनाथ सिंह भी मार्गदर्शक मंडल में पहुंचेंगे आडवाणी की तरह? केवल एक नाम ऐसा है जो नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए दिख रहा है। इसके पहले भूपेंद्र पटेल रहे हों या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी साहब, हरियाणा में खट्टर साहब हों या फिर महाराष्ट्र में शिंदे साहब, ये सब ऐसे हैं जिनको आप एक तरह से पपेट कह सकते हैं। कि खामोश तो चौहान भी नहीं है, और चौहान अगर मुख्यमंत्री बनने में चूक गए हैं तो क्या आगे भी वो चुक जाएंगे? ऐसा लगता तो नहीं है। बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि गूगल पर भी भजन लाल शर्मा का नाम डाला गया तो उसने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। दोस्तों नमस्कार। देश नीति के इस विशेष कार्यक्रम अब होगा न्याय में मैं रविकांत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और बात करूंगा हिंदी पट्टी के उन 3 राज्यों पर जिनमें अभी अभी मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। ये 3 मुख्यमंत्री जिन्हें बहुत सारे विश्लेषक नौजवान पीढ़ी की भारतीय जनता पार्टी के रूप में रेखांकित कर रहे हैं, लेकिन क्या ये वास्तव में सही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने अपने तमाम दिग्गजों छत्रपों के पर कतर दिए हैं? क्योंकि इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से सत्ता में रही और चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश या राजस्थान, वहां पर एक एक कद्दावर लीडर पहले से मौजूद था। छत्तीसगढ़ में 15 साल तक अनवरत रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे। फिर मध्य प्रदेश में 16.5 साल तक, यानी पिछले 18 साल में अगर देखें तो 16.5 साल तक सत्ता में रहे शिवराज सिंह चौहान, ओबीसी समाज से आने वाले नरेंद्र मोदी के बाद के सबसे बड़े ओबीसी लीडर। और तीसरा नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया का। वसुंधरा राजे सिंधिया वो भी 2 बार की मुख्यमंत्री, यानी राजस्थान में 10 साल उन्होंने शासन किया, पहली महिला मुख्यमंत्री, लेकिन इन तीनों के पर कतर दिए गए। रमन सिंह ने तो एक तरह से सरेंडर कर दिया और वो स्पीकर बन गए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया को तो ये भी नसीब नहीं हुआ या उन्होंने ये पद अस्वीकार कर दिया। बहरहाल इसके पीछे कारण जो भी रहा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि अब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के समय का एक भी छत्र भारतीय जनता पार्टी में नहीं मौजूद है। केवल एकमात्र कैबिनेट मंत्री तब के जो आज भी कैबिनेट मंत्री हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बचे हैं, और राजनाथ सिंह के जरिए ही वसुंधरा राजे सिंधिया की एक तरह से राजनीतिक हत्या कराई गई। वो वसुंधरा राजे सिंधिया जो राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सबसे कद्दावर लीडर थी, उनके हाथ से वो पर्ची दी गई और उनके जरिए उस नाम का उद्घाटन किया गया जो महज पहली बार विधायक चुन करके आए थे, भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा वहां मुख्यमंत्री हुए, 2 डिप्टी सीएम दिए गए, लेकिन 2 डिप्टी सीएम तो दरअसल लोकसभा चुनाव को बैलेंस करने के लिए। उसी तरह से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो बहुत मुतमईन थे, जो ये समझते थे कि उनके वजह से इतना लंबा चुनाव उन्होंने जीता, 160 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत करके वापस सत्ता में आई। इसके पीछे शिवराज सिंह चौहान की अपनी छवि और उनकी योजनाओं का कारण माना जा रहा था, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दरमियान ही कह दिया था कि वो कमल के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी संकेत तो पहले ही मिल गए थे कि शिवराज सिंह चौहान की छुट्टी होगी, लेकिन इतना अच्छा परफॉर्मेंस के बाद
वो ये मान करके चल रहे थे कि उन्हें कुर्सी जरूर मिलेगी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की भी छुट्टी हो गई और इधर रमन सिंह ने तो ज्यादा एफर्ट किया ही नहीं। अब सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी अपने सामने किसी भी सीनियर क्षत्रप को रखना ही नहीं चाहते? उन्होंने एक एक करके सारे लोगों को किनारे कर दिया। गडकरी थोड़ा बहुत आलोचना करते हैं, लेकिन अब वो धीरे धीरे खामोश हो रहे हैं। राजनाथ सिंह तो बहुत पहले सरेंडर कर चुके हैं और इसीलिए बचे हुए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनका टिकट कंफर्म होगा या नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या राजनाथ सिंह भी मार्गदर्शक मंडल में पहुंचेंगे आडवाणी की तरह? क्या गडकरी, जिन्हें संसदीय मंडल से भी निकाल दिया गया है, क्या वे भी अब बेटिकट हो जाएंगे? और रमन सिंह तो पहले ही तय कर चुके हैं कि वो स्पीकर के पद पर हैं। केवल एक नाम ऐसा है जो नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए दिख रहा है, वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो क्या अब की बारी योगी आदित्यनाथ की है? क्या योगी आदित्यनाथ के भी पर कतरे जाएंगे? क्या अब उत्तर प्रदेश को भी कोई ऐसा मुख्यमंत्री मिलेगा जो सिर्फ पीएमओ के जरिए प्रदेश को चलाएगा? और ये नरेंद्र मोदी की ये कोई पहली बार ये स्टाइल सामने नहीं आई है। इसके पहले भूपेंद्र पटेल रहे हों या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी साहब हों, हरियाणा में खट्टर साहब हों या फिर महाराष्ट्र में शिंदे साहब, ये सब ऐसे हैं जिनको आप एक तरह से पपेट कह सकते हैं। ये ऐसे हैं जिनकी डोर दिल्ली में है और दिल्ली के जरिए ही वो अपने प्रदेशों पर सत्ता चला रहे हैं, सत्ता का संचालन कर रहे हैं। असलियत में वो एक एक निर्देश लेकर के ही सारे फैसले कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि कोई ऐसा क्षत्रप बचे जो अपने तय कोई फैसला ले, अपना एजेंडा चलाए और वो लीडर बन करके उभरे। मोदी के सामने सिर्फ योगी है। तो क्या अब योगी की भी छुट्टी होने जा रही है? पिछले 2 महीने से उत्तर प्रदेश में कुछ सुगबुगाहट है। यहां तक कि एक नाम भी उभर करके आ रहा था, वो था पंकज चौधरी का, कि पंकज चौधरी जो कुर्मी जाति से आते हैं, नीतीश कुमार को चेक करने के लिए, नीतीश कुमार को एक तरह से उनका काउंटर तैयार करने के लिए पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ क्या शिवराज सिंह चौहान की तरह खामोश हो जाएंगे? हालांकि खामोश तो चौहान भी नहीं है, और चौहान अगर मुख्यमंत्री बनने में चूक गए हैं तो क्या आगे भी वो चुक जाएंगे? ऐसा लगता तो नहीं है। उन्होंने अभी उन लाडली बहनों को जो रो रही थी दिलासा देते हुए कहा कि वो कहीं छोड़ करके नहीं जा रहे हैं। उसी तरह से वसुंधरा राजे, जिन्होंने इसके पहले भी कभी घुटने नहीं टेके, जिन्होंने हमेशा नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल करके बात की, वो वसुंधरा राजे क्या खामोश हो जाएंगी? और अगर योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोशिश होती है तो कहीं एक ये पावर सेंटर ना उभर जाए जो नरेंद्र मोदी के बरक्स खड़ा हो, नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो। और तब फिर क्या होगा? कहीं 24 में नरेंद्र मोदी की जमीन तो नहीं कमजोर हो जाएगी? हालांकि मोदी लगातार सोशल इंजीनियरिंग पर काम कर रहे हैं और मैं लगातार इस बात को कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत का कारण हिंदुत्व तो नहीं है, उसके जीत का असली जो मूल मंत्र है वो है सोशल इंजीनियरिंग। इसलिए हर राज्य में उसने 2-2 डिप्टी सीएम भी दिए हैं और नई सोशल इंजीनियरिंग के तहत मोहन यादव को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया जाना, न तो भजनलाल शर्मा के नाम से कोई परिचित था। बहुत सारे लोगों ने तो यहां तक कहा कि गूगल पर भी भजनलाल शर्मा का नाम डाला गया तो उसने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, यानी गूगल को भी मोदी जी ने चौंका दिया। वैसे ही उन्होंने मध्य प्रदेश में चौंकाया था जब उन्होंने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया। यादव कार्ड पहली बार नरेंद्र मोदी ने खेला और उनका टारगेट जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार होगा, जहां पर बड़ी आबादी यादवों की है और 2 पार्टियां
सत्ता में रही हैं और एक तो सत्ता में है। तो क्या मोहन यादव के जरिए उत्तर प्रदेश में यादवों पर निशाना लगा रहे हैं मोदी, और बिहार में भी ये निशाना उनका हो सकता है। राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो या कर्नाटक तक हो, वो यादव बीजेपी के साथ है। लेकिन मोहन यादव के जरिए इस वोट बैंक को भी और मजबूत करना चाहते हैं। उसी तरह से विष्णुदेव साव जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हुए, उनके जरिए आदिवासी वोट को फिर से अपने पास लाने की कोशिश कर रहे होंगे। इसके पहले उन्होंने राष्ट्रपति भी बनाया आदिवासी समाज से आने वाला। तो क्या नरेंद्र मोदी की ये जो सोशल इंजीनियरिंग की पॉलिटिक्स है, वो सफल होगी और जो भी भारतीय जनता पार्टी के पुराने छत्रप हैं, वो सारे खत्म कर दिए जाएंगे। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी को सफलता मिलेगी। और अगर नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस यहां तक है, तो फिर जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ दिन बहुत बचे नहीं हैं। और हो सकता है कि जल्दी ही उत्तर प्रदेश में भी कोई फेरबदल हो। और अगर अभी नहीं होता है, तो फिर 2024 के बाद तो कोई रोक ही नहीं सकता नरेंद्र मोदी को, क्योंकि उसके बाद न तो कोई चैलेंजर उनके सामने होगा, हालांकि वो तो आज भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब केवल नरेंद्र मोदी होता है, और उसके बाद तो मैदान बिल्कुल खाली होगा। तो योगी आदित्यनाथ को किनारे लगाने में उन्हें जरा भी न संकोच होगा, न भय होगा, और न ही उन्हें कोई दुविधा होगी। तो ऐसे में क्या अब ये मान लिया जाए कि योगी आदित्यनाथ भी अब किनारे पर हैं? राजनाथ और गडकरी तो चुनाव के मैदान में भी इस बार जाने में आशंका है कि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन इसका दूरगामी जो असर होने जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी को, कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि एक तरह से ये कांग्रेसीकरण है बीजेपी का, जिसमें कोई भी छत्रप नहीं बच रहा है और लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं। अगर छत्रप विहीन भारतीय जनता पार्टी रहती है और नरेंद्र मोदी के बाद इसको संभालने वाला कोई नहीं बचेगा, तब भारतीय जनता पार्टी को बिखरने से और डूबने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में आरएसएस के लिए चिंता का सबब होगा कि कैसे वो नए छत्रपों को पैदा करे, क्योंकि ये भी माना जाता है कि नरेंद्र मोदी बनाम आरएसएस का भी चलता रहता है। यानी अंदरूनी तौर पर आरएसएस नरेंद्र मोदी को नहीं पसंद करता और अमित शाह को तो कतई पसंद नहीं करता, वो योगी को आगे करना चाहता है। अब देखना ये होगा कि आरएसएस योगी को आगे रखती है या नरेंद्र मोदी की चलेगी, तो फिर योगी आदित्यनाथ बाहर जाएंगे और बचेंगे तो गडकरी और राजनाथ सिंह भी नहीं। देखिए 2024 के पहले भी कोई बड़ा बदलाव होता है या नहीं। शुक्रिया, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।